All of you on Gate Chemical Planet, and I would like to thank all the dear students who subscribed my channel. So here student, there is a good news for all the students. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम मास ट्रांसफ़र का सब्जेक्ट आज लॉन्च कर रहे हैं। मास ट्रांसफ़र लेक्चर सीरीज़ आप लोगों को मिलेंगी रेगुलर, और यहाँ पर हम मास ट्रांसफ़र को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हीट एंड मास ट्रांसफ़र चलता है, वो सारे स्टूडेंट इस सीरीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ के लिए, और जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स होते हैं HPCL, RFCL, इन सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप मास ट्रांसफ़र को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जो लेक्चर प्रिपेयर्ड किए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही बेसिक लेवल से किए हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के। मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताती हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या शेयर करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये है गेट स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल, PSU स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल। तो दिस इज़ द सीरीज़ फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो केवल इसको पढ़ सकता है, सारे ही स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करके गेट लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ बने रहिए, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो PSUs की कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम सब देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ते हैं, उसका पर्पस क्या है। एज अ केमिकल इंजीनियर आप क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं आप लोग तो आपका वर्क क्या होता है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस को, ठीक है। देन रोल ऑफ सेपरेशन प्रोसेसेस इन केमिकल इंडस्ट्री। सेपरेशन प्रोसेसेस जो हैं जिनके अंडर में मास ट्रांसफ़र आता है, उसका केमिकल इंडस्ट्री में रोल क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। सेपरेशन कॉस्ट हम देखेंगे क्या होती है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे। 4-5 लेक्चर आप लोगों के बेसिक के रहेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे गेट और PSUs की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल बता दी है, आपको इनवाइट लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का बता दिया है। आप लोग यहाँ से टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं और मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को बुक्स और नोट्स से रिलेटेड मटेरियल और जो जॉब के नोटिफिकेशंस आते हैं वो सभी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम डिस्कस करने वाले हैं पर्पस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस सीरीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो बीटेक केमिकल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजीज़, पॉलीमर टेक्नोलॉजीज़ and mechanical engineering student can get the benefit of this mass transfer series. Okay, diploma in chemical, petroleum, petrochemical, chemical technology, polymer technology and mechanical engineering student can take the benefit of this mass transfer series. Okay, GATE and all PSU aspirants of the branches chemical, petroleum, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजीज़, पॉलीमर टेक्नोलॉजीज़ एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी स्टूडेंट PSU की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पे, और हम देखते हैं व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आपको घर में, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको घर में खाना बनाना होता है, ठीक है, तो खाना बनाना आप सभी लोगों को आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें
पल्स बनानी है, दाल बनानी है, तो हम उसका रॉ मटेरियल लेते हैं और हम दाल को सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम धोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम केमिकल इंजीनियरिंग में भी हम क्या करते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आप दाल बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको दाल को धोना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं तो उस रॉ मटेरियल का प्योरीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर जब हम रॉ मटेरियल का प्योरीफिकेशन करते हैं इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, तो हमें क्रशिंग करनी पड़ती है, ग्राइंडिंग करनी पड़ती है रॉ मटेरियल की। उसका जो साइज़ होता है उसको हमें यूनिफॉर्म करना होता है। उसके बाद हमें सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट हमारा रॉ प्रोडक्ट कहलाता है। और इस प्रोडक्ट में से हमें बाय प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना पड़ता है। और ये जो हम सेपरेशन करते हैं बाय प्रोडक्ट्स का, ये हम करते हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन से, जैसे कि हम डिस्टिलेशन से, एक्सट्रैक्शन से और एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस हैं, ये हमारे कहलाते हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। ठीक है, तो जब हमारा रॉ प्रोडक्ट बना, हमने उसमें से प्रोडक्ट्स जो हैं रॉ प्रोडक्ट्स में से हमने बाय प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया और हमने फिनिश प्रोडक्ट को हमें मिलता है। तो जो ये फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, इस प्रोडक्ट की हमें प्योरिटी को इंक्रीज़ कराना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्योरिटी को इंक्रीज़ कराना, प्रोडक्ट को मोर प्योर बनाने के लिए आपको सेपरेशन प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीइंग अ केमिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में पर्पस क्या है आपका। तो सबसे पहले तो एक केमिकल इंजीनियर क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स को बनाता है, मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स को बनाता है। फिर क्या करते हैं कि जो हमारे रॉ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उनमें जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी बाय प्रोडक्ट्स। और भी केमिकल इंजीनियरिंग का जो पर्पस होता है वो शायद आप लोगों को ना पता हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट स्ट्रीम्स और रेमिडिएशन ऑफ पॉल्यूटेंट एयर, वाटर एंड सॉइल। तो यहाँ पर बीइंग अ केमिकल इंजीनियर पर्पस आपका रहता है कि जो एफ्लुएंट स्ट्रीम है उनका ट्रीटमेंट हो सके, वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स का ट्रीटमेंट हो सके, और जो पॉल्यूशन क्रिएटिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं उनसे आपको बचाना होता है अपने एनवायरनमेंट को। तो एयर, वाटर और सॉइल में ना जाएं वो हार्मफुल चीज़ें, तो उनका जो रेमिडिएशन होता है पॉल्यूटेंट्स का वो करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक जो लास्ट आपका पर्पस होता है वो होता है एनर्जी जनरेशन, यानी कि एनर्जी हमें क्यों ज़रूरी है, टू ऑपरेट एनी केमिकल प्रोसेस वी रिक्वायर्ड एनर्जी, टू सर्वाइव वी नीड एनर्जी। सो दी एनर्जी जनरेशन is also the part of chemical engineering। केमिकल इंजीनियरिंग में आप एनर्जी जनरेशन भी करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे प्लांट होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए उस पर जितने भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें उसको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और सर्वाइव करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दिस इज़ दी ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टू जनरेट दी एनर्जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका केमिकल इंजीनियर्स का रोल क्या होता है। ठीक है, तो नाउ वी विल प्रोसीड टू दी नेक्स्ट थिंग। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग का पर्पस है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट को बहुत ही मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, तो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में आप कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल को मैंने बताया कि प्योरीफाइड करना होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका कुछ भी बड़ा साइज़ हो सकता है, हमें उसके साइज़ को कम करना पड़ सकता है, उस पर हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं
ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, उनको हमको फिल्ट्रेट करना पड़ता है, सेडिमेंटेशन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपके ये यूनिट ऑपरेशंस हैं, जो हमें प्राइमरी लेवल पे यूज़ करने पड़ते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल सेपरेशन प्रोसेसेस। और ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सारे आप किस में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप मास मैकेनिकल ऑपरेशन में। एमओ में आप पढ़ेंगे, ये सारे आपने एमओ में पढ़ा भी है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, साइज रिडक्शन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इसके लिए आपने बहुत सारे लॉ भी पढ़े हैं मैकेनिकल ऑपरेशन में। तो ये जो पार्ट होता है ये होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और ये कहलाता है यूनिट ऑपरेशन। इसके बाद जब हमने प्राइमरी प्रोसेसिंग कर ली, जैसे कि हमने क्या किया, हमने दाल को धो लिया और उसके बाद हमने उसे किस में रखा, उसके बाद हमने उसे प्रेशर कुकर में रखा। तो प्रेशर कुकर हमारा कैसा है, एक रिएक्टर की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी रिएक्शन होगी, जो भी आपकी दाल जो है वो गलेगी या वो थर्मल, जब हम उसे हीट देंगे तो वो क्या करेगी, वो पकना शुरू हो जाएगी। तो वो जो सारी रिएक्शन हो रही है वो प्रेशर कुकर के अंदर हो रही है। तो वो आपका क्या है, वो आपका एक केमिकल प्रोसेस है और वो आपका रिएक्टर के अंदर हो रहा है। इसी तरह से जब हमने रॉ मटेरियल को अपना क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो अब हम उसे ले जाएंगे यूनिट प्रोसेस में। और अब हम उसे यूनिट प्रोसेस में जब ले जाएंगे तो हमारी कोई ना कोई रिएक्शन होगी, है ना। तो यूनिट ऑपरेशन में, यूनिट प्रोसेस में आप बेसिकली क्या पढ़ते हो, आप यूनिट प्रोसेसेस में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, ये जितनी भी सारी रिएक्शंस होती हैं ये आप पढ़ते हो अपनी यूनिट प्रोसेसेस के अंडर में। और यहाँ पर हम कौन से सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये जो दो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ये किसका पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ आपका यूनिट प्रोसेसेस का, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रिएक्टर पढ़ते हैं, रिएक्टर डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, इसमें आप प्लग फ्लो रिएक्टर पढ़ते हैं, CSTR पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारे रिएक्टर्स, उनकी डिज़ाइनिंग, कौन कौन सी उनमें रिएक्शंस हो रही हैं, रेट उनका क्या है रिएक्शंस का, ये सारा आप पढ़ते हैं यूनिट प्रोसेस के अंडर में। अब क्या हुआ कि अब आपका जो था रिएक्शन हुई, आपके कुछ प्रोडक्ट बना, एक रॉ प्रोडक्ट बना, कोई बाय प्रोडक्ट बना होगा, कुछ हार्मफुल अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी बनते हैं साथ में। तो अब क्या होता है कि अब हमें इन सब में से अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ से निकालना होता है। तो हम फिर से क्या करते हैं, यूनिट ऑपरेशन लगाते हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट जो हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसकी प्योरिटी को हम बढ़ा सकें। उसकी जो प्योरिटी है वो अगर 70% हमें मिल रहा है तो हमारी अगर रिक्वायरमेंट 90% की है, मोर देन 90% की भी हो सकती है, तो हम उसको यहाँ से प्योरीफाइड फॉर्म में एज अ फिनिश प्रोडक्ट हम उसको निकाल सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है फिनिश प्रोडक्ट और एक तरफ हमने ऊपर लिखा है बाय प्रोडक्ट और एक तरफ हमने लिखे हैं अनरिएक्टेड। तो यहाँ पर हमारा जो पर्पस है वो हमारा पर्पस रहता है कि हमें फिनिश प्रोडक्ट मिले अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन, हमें मिले इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन हमें मिले, और जो हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं उसको अचीव करने के लिए वो हमारा कहलाता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डिस्टिलेशन करते हैं, हम इवापोरेशन कर सकते हैं, ड्राइंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, एड्सॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पर इन यूनिट ऑपरेशन के अंडर में आता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, जो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे मास ट्रांसफ़र को आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग दी है वो यूनिट ऑपरेशन से इसीलिए दी है ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सके कि मास ट्रांसफ़र आता कहाँ पे है, यूज़ कहाँ पे होता है उसका। तो इसका बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस का। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम मास ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में और केमिकल इंडस्ट्री में मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का कितना ज़्यादा जो है वो यूज़ है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ से बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो यूनिट ऑपरेशंस हैं उनके अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। यूनिट ऑपरेशन में हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं,
जिसको हम HT बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं जिसको हम FM बोलते हैं, और यूनिट ऑपरेशन में ही आपका जो है वो आता है मास ट्रांसफ़र, MT भी आपका यूनिट ऑपरेशन में आता है। अब हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स में और मास ट्रांसफ़र में कहाँ पर डिफरेंस होता है? तो देखो डिफरेंस जो होता है, मास ट्रांसफ़र भी आपका यूनिट ऑपरेशन है, ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र भी है और फ्लूइड मैकेनिक्स भी है। लेकिन अगर हम हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स को देखें तो इन दोनों में आप देखेंगे कि एक यूनिक ड्राइविंग फोर्स होता है। हीट ट्रांसफ़र में ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? केवल टेम्परेचर डिफरेंस होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है। लेकिन अगर मैं मास ट्रांसफ़र की बात करूं तो मास ट्रांसफ़र के केस में कोई यूनिक ड्राइविंग फोर्स नहीं होता। यहाँ पर हम जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसको कहते हैं ट्रू ड्राइविंग फोर्स, और जो ये ट्रू ड्राइविंग फोर्स होता है इसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। म्यू से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर एक्टिविटी कैपिटल A, फ्यूगैसिटी स्मॉल f गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो केमिकल पोटेंशियल होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमारा मास ट्रांसफ़र में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है। तो यस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी आपका ड्राइविंग फोर्स होता है, बट अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स नहीं होता। अगर हम अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वो होता है ट्रू ड्राइविंग फोर्स, और उसे कहते हैं केमिकल पोटेंशियल या फिर एक्टिविटी फ्यूगैसिविटी गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि केमिकल पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ द अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स एंड इट इज़ द सम ऑफ ऑल द ड्राइविंग फोर्स। सारे ही जितने भी ड्राइविंग फोर्स होंगे उनका ये सम होगा। केमिकल पोटेंशियल को हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी केमिकल पोटेंशियल के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में। ये अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो यहाँ पर मैंने केवल इंट्रोडक्शन ऐड किया है। हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे केमिकल पोटेंशियल के बारे में आपके कोई भी डाउट माइंड में ना रहे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि केमिकल पोटेंशियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेल्टा C, मोल फ्रैक्शन ग्रेडियंट डेल्टा X भी हो सकता है, डेल्टा X फॉर लिक्विड होता है, और डेल्टा Y फॉर गैस या वेपर्स होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ग्रेडियंट भी आपका जो है वो ड्राइविंग फोर्स होता है मास ट्रांसफ़र में। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो डेल्टा T होता है वो भी मास ट्रांसफ़र के लिए ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। और कौन कौन से ऐसे ड्राइविंग फोर्स हैं जो मास ट्रांसफ़र का ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं, शायद आप लोगों को ना पता हो तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, ये भी आपका ड्राइविंग फोर्स होता है मास ट्रांसफ़र के केस में। ह्यूमिडिटी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका होता है ड्राइविंग फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस आपका हो सकता है ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफ़र के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस भी आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है मास ट्रांसफ़र के केस में, ठीक है। होता यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पर जो मास ट्रांसफ़र डिस्कस करेंगे उसमें हमारा जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस और आपका मोल फ्रैक्शन ग्रेडियंट हो सकते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल को हम एक और लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जहाँ से आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आगे के लेक्चर में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने आपको बताया कि मास ट्रांसफ़र कहाँ से इनिशिएट हुआ, कहाँ से आपके प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर है रोल ऑफ सेपरेशन प्रोसेसेस इन केमिकल इंडस्ट्री। आपका जो सेपरेशन प्रोसेसेस हैं जिसमें हम मास ट्रांसफ़र प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो आपका केमिकल इंडस्ट्री में उसका क्या रोल है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ किया है, आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल लिया, उसका सेपरेशन किया और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिया, ठीक है। ये हुआ आपका यूनिट ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि जो हमारा इम्प्योरिटी वाला सेपरेट हो गई उसके बाद हमने भेज दिया उसको रिएक्टर में। रिएक्टर में क्या हुआ कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होनी थी, नाइट्रेशन ऑक्सीडेशन, वो सारी रिएक्शंस आपकी इस रिएक्टर में हो गई। अब क्या हुआ कि जो रिएक्टर से लिक्विड प्रोडक्ट था जो कि हमारा एक यूज़फुल प्रोडक्ट था उसको हमने भेज दिया फिर से अपने यूनिट ऑपरेशन में। तो यहाँ पर उसकी होगी सेपरेशन।
और जब सेपरेशन होगा तो हमें सेपरेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्योरिटी भी इंक्रीज़ करानी पड़ेगी प्रोडक्ट की और उसका सेपरेशन भी करना है। तो हम यहाँ पे मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा और हम उसमें से बाय प्रोडक्ट सेपरेट करेंगे। अब जो हमारी अनरिएक्टेड स्ट्रीम रह गई तो उसे हम क्या कर देंगे, रिसाइकिल कर देंगे और फिर से रिएक्टर में ले जाएंगे। ये वाला जो आप एरो देख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो एफ्लुएंट स्ट्रीम बच गई जिसमें अनरिएक्टेंट अभी प्रेजेंट थे, तो अनरिएक्टेंट जो प्रेजेंट थे वो हमारे फिर से रिएक्टर में जाएंगे और फिर से हमारा लिक्विड रॉ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और जो कुछ जो हमारा रह जाएगा, हमारे जो एफ्लुएंट रह जाएंगे उसको हम सेपरेट करेंगे और उसमें से हमारा क्लीन एमिशन होगा, ठीक है, और उसमें से भी हम रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार जो है सेपरेशन हम कर रहे हैं, बार बार हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे हमने रिकवरी ली, क्लीन एफ्लुएंट हमने बाहर किया। तो जो हमारे सेपरेशन प्रोसेसेस हैं उनका केमिकल इंडस्ट्री में बहुत मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा रोल है और वो आप लोगों को पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ होने वाला है। तो उसका ही एक जो सब्जेक्ट है हमारा वो कहलाता है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, जिसमें हम सेपरेशन प्रोसेसेस को ही आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल दी एस्पिरेंट एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने इंटरव्यूज़ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, क्योंकि जब हम बार बार सेपरेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हम प्योरीफाई कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स में से अलग कर रहे हैं, तो जो हमारी सेपरेशन कॉस्ट होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो केमिकल रिएक्टर होता है आपका, वो होता है सेंट्रल फीचर ऑफ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। किसी भी केमिकल प्रोसेस का जो सेंट्रल फीचर होता है वो कहलाता है केमिकल रिएक्टर। बट अगर हम कॉस्ट के टर्म्स में देखें तो हमारा जो सेपरेशन कॉस्ट होती है इट डोमिनेट्स ओवर द केमिकल रिएक्टर, ठीक है। और जो हमारी प्योरिटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन कॉस्ट। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और कई बार आप लोगों के पेपर में रिटन एग्जाम्स में भी आपका ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्योरिटी एंड द सेपरेशन कॉस्ट। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्योरिटी होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को ज़्यादा प्योर करना चाहेंगे, आपकी प्रोडक्ट की जो सेपरेशन कॉस्ट होगी वो बढ़ती जाएगी। और प्योरिटी जो होती है हमारी, इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल कॉन्सनट्रेशन। यानी कि जैसे जैसे हमें फाइनल कॉन्सनट्रेशन अगर हमें 90% चाहिए तो हमारा क्या होगा, प्योरिटी बढ़ जाएगी। हमारी फाइनल कॉन्सनट्रेशन बढ़ रही है तो हमारी प्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर इनिशियल कॉन्सनट्रेशन है, कोई प्रोडक्ट बना, उसकी इनिशियल कॉन्सनट्रेशन 70% है, लेकिन अब हम तो चाहते हैं कि हम उसे और प्योर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो हमें 95% प्योर मिले। तो जब हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी फाइनल कॉन्सनट्रेशन की तो हमारी प्योरिटी भी इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की प्योरिटी बढ़ाना चाहेंगे हमारी सेपरेशन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जो H2SO4 हम बनाते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी मेड फ्रॉम चीपर मटेरियल, है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेपरेशन इज मच लेस बिकॉज द सल्फर एग्जिस्ट इन नेचर इन मच प्योरर फॉर्म देन अदर मटेरियल्स। जो हमारा H2SO4 हम बनाते हैं उसके लिए हमें सल्फ़र की रिक्वायरमेंट होगी। तो सल्फ़र जो एग्जिस्ट करता है नेचर में वो बहुत ही प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मटेरियल्स। तो जब हम H2SO4 प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा H2SO4 कैन बी प्रोड्यूस इन मच चीपर कॉस्ट। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, यूरेनियम इज़ प्रेजेंट इन लेस कॉन्सेंट्रेशन इन नेचर में जो यूरेनियम प्रेजेंट होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व दी हाई सेपरेशन कॉस्ट। तो इसकी जो सेपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है।
इसी तरह से हमारे जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनमें जो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है प्योरिटी पे। जैसे जैसे आप प्योरिटी प्रोडक्ट की बढ़ाना चाहेंगे, जो आपकी सेपरेशन कॉस्ट होगी वो आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया है कि अगर हम क्रूड ऑयल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, एक तो केमिस्ट होगा जो कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को यूज़ करेगा, है ना। और जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है इट इज़ वेरी कॉस्टली टेक्निक। और अगर हम केमिकल इंजीनियर की बात करें तो केमिकल इंजीनियर क्या करेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे जो कि मच चीपर होता है देन दी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। तो एक ही प्रोसेस को करने के यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। लेकिन एक हमारा तरीका कॉस्टली है और दूसरा हमारा तरीका कैसा है, वो हमारा इजी वे है। तो हमारा जो केमिकल इंजीनियरिंग का पर्पस है वो ये भी हमेशा रहता है कि जो कॉस्ट ऑफ सेपरेशन है उसको भी हमें ऑप्टिमम करना रहता है। तो हमें ऐसे प्रोसेसेस यूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे हमारी कॉस्ट भी जो हो वो मिनिमम हो सके। तो जो हमारा मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन है वो हमें और भी डिटेल में आगे के लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप इसके बारे में मुझे कमेंट करिए, लाइक शेयर कीजिए और मेरे साथ अंत तक चैनल्स में बने रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड नए नए लेक्चर्स लाती रहूँगी। गेट केमिकल प्लैनेट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।